हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेट एप्टीट्यूड का थर्ड लेक्चर, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? मीनिंग, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स और लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं और जो आगे के जो टॉपिक्स है वो आज मैं आपके कवर करूंगी, जिसमें आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एंड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। ओके, तो ये सारे चीजें आज की लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि अब आज क्या पढ़ना है और कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, so now the very first question that I want to ask you is, what do you mean by characteristics? आपको ये इमेज दिख रही है कि यहाँ पे जो हमारी जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ओके, और बच्चे आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो इस पूरे इमेज से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ओके, ये सब कुछ टीचिंग रिलेटेड चीजें यहाँ पे हो रही है। तो अब हम देखेंगे, तो आप जल्दी से मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, तब हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर पाऊंगी। यस, गुड मॉर्निंग। Okay, you say that characteristics means features. Yes, in a way it is correct. Can you simplify that? Good morning. तो मैं आपको बताती हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स का रियल मीनिंग क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होते हैं स्पेशल क्वालिटी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब स्पेशल क्वालिटी। ठीक है, तो जब आपको टीचर बनना है, व्हेन यू विल गिव योर सेट एग्जाम या नेट एग्जाम, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि आपके पास कुछ तो स्पेशल क्वालिटीज होनी चाहिए। ऐसी कोई स्पेशल क्वालिटीज होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको लाइक करें। अब आप एक बार सोचिए कि जब आप आपकी स्कूल में थे या इवन नाउ, ऐसे आपका कोई एक फेवरेट टीचर रहा होगा, तो वही टीचर आपके फेवरेट क्यों थे? कैन एनीबॉडी टेल मी कि क्या उनमें ऐसे क्या खास बात थी कि आपके वो फेवरेट टीचर थे? Yes, Purushottam, you are absolutely correct. टीचर स्किल्स, दैट इज द स्पेशल क्वालिटी। ऐसी कोई तो टीचर में होनी चाहिए, जिसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये स्पेशल क्वालिटीज जो होनी चाहिए टीचर में, एंड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पूछे जाते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आंसर माय क्वेश्चन कि आपके टीचर की जो फेवरेट आपके टीचर हैं या आपके फेवरेट टीचर थे स्कूल में, तो उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जो आपको बहुत पसंद आती थी? Okay, type of interaction with students. Yes, okay, that is a very good point. सो हम उसी को इलाबरेट करते हैं। चलो, तो जैसे आपने कहा कि इंटरैक्शन वो स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा करते थे, इसीलिए वो आपके फेवरेट टीचर थे। ओके, एंड नाउ आई एम वेरी श्योर कि आपको भी आपके फेवरेट टीचर जैसा बनना होगा, राइट?
नो डियर, अभी तक तो सिर्फ हम टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट कंप्लीट करेंगे एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का मैं आपको बाद में इन्फॉर्म कर दूंगी जब भी हम लेने वाले होंगे. ओके, यस, गुड मॉर्निंग. ओके, सो जब आपको आपके फेवरेट टीचर जैसा बनना है तो आपको भी वही सारी चीजें आप में भी होनी चाहिए, तभी जाके आप उनके जैसा बन सकते हो, या आपको लगेगा कि मुझे उनसे भी बेहतर बनना है, राइट? ताकि आपके स्टूडेंट्स आपके फेवरेट हो जाए या आपके स्टूडेंट्स के आप फेवरेट हो जाओ, करेक्ट? तो उसके लिए आपके पास ऐसी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो क्वालिटीज अब हम स्टडी करेंगे. देखो, सो देयर आर 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रेट टीचर. अब आपको भी ग्रेट टीचर बनना है, तो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन ये कौन सी 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको एक ग्रेट टीचर बनाती है. ओके, तो सबसे पहली देखो, अ ग्रेट टीचर रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि आपको अगर आप टीचर बनते हैं फ्यूचर में तो आपको क्या चीज याद रखनी है कि अ ग्रेट टीचर रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स. ठीक है, क्योंकि देखो इट्स अ गिव एंड टेक प्रोसेस, करेक्ट? तो अगर आप आपके स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट दोगे तो स्टूडेंट्स आपको भी रिस्पेक्ट देंगे, करेक्ट? अगर आप स्टूडेंट से वो रिस्पेक्ट और वो एक स्पेशल प्लेस चाहते हैं तो आपको उनको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है. ओके, डू यू ऑल अग्री विथ माई दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि एक अगर आपको ग्रेट टीचर बनना है तो आपको स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट देने आना चाहिए. Okay, this is also a very interesting answer that I have got, that they try to explain us in layman's language. ओके, सो लेट्स मूव अहेड कि ये चीज सबसे पहली चीज हमने क्या देखी, अ ग्रेट टीचर रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स. अब सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अ ग्रेट टीचर क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग इन द क्लासरूम. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, की एक जो भी ग्रेट टीचर होता है वो क्रिएट करता है सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग इन द क्लासरूम. मतलब स्टूडेंट को भी पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए. तो टीचर का, अगर आपको ग्रेट टीचर बनना है तो आपका काम क्या रहेगा कि आपको एज अ टीचर स्टूडेंट के अमंग वो एनवायरमेंट आपको बनाना पड़ेगा कि जिसकी वजह से स्टूडेंट को पढ़ने की इच्छा हो. ओके, तो वो उसी कहते हैं सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग्स, जिसकी वजह से आपके स्टूडेंट को भी उस एनवायरमेंट में वो अच्छे से पढ़ पाएंगे. ओके, तो दिस इज द सेकेंड थिंग. नेक्स्ट है, अ ग्रेट टीचर इज वार्म, एक्सेसिबल, एंथुसियास्टिक एंड केयरिंग. है ना? तो जो ग्रेट टीचर होते हैं, तो जब आप ग्रेट टीचर बनोगे तो आपके अंदर भी ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए. कौन कौन सी? ग्रेट टीचर वार्म होते हैं. अगर आप क्लासरूम में आके चिड़चिड़ करने लगोगे, बहुत बड़ी आवाज में उनसे बात करने लगोगे, तो क्या आपके बच्चे, आप जो भी पढ़ाना चाहते हो, क्या वो अच्छे से सुन पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? क्या वो आपकी सुनेंगे? ऑब्वियसली नहीं. तो आपको कैसा रहना पड़ेगा? वार्म रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा. ओके, सेकेंड चीज, आपको एक्सेसिबल बनना है. एक्सेसिबल मतलब अप्रोचेबल. एक्सेसिबल मतलब आपके स्टूडेंट्स आपके पास आ पाए और आपके स्टूडेंट आपके साथ अच्छे से इंटरैक्ट कर पाए, ऐसा पर्सन आपको बनना है. अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, आप बहुत रूड हो, तो क्या आपके स्टूडेंट्स आपके पास आ पाएंगे? क्या आपके स्टूडेंट्स आपको उतना रिस्पेक्ट दे पाएंगे? क्या वो फ्रीली उनके डाउट्स पूछ पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं.
संग्राम, आई टोटली अग्री विथ यू दैट यू आर सेइंग ये स्टूडेंट पर भी डिपेंड है कि उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए या नहीं. करेक्ट, बट आपका ये एज अ टीचर आपका काम है कि स्टूडेंट, अगर आप उनको रिस्पेक्ट देते रहोगे तो डेफिनेटली एक दिन, अगर स्टार्टिंग में मान लो कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फिर भी वो स्टूडेंट ना सुधरे, फिर भी वो स्टूडेंट आपको रिस्पेक्ट ना दे, फिर भी वो रूड हो, लेकिन आप टीचर है, आपकी वो हाई प्लेस है वहां पे, राइट. तो वो आपका काम ही है कि आपको ही उस बच्चे को सुधारना है. आपको उस स्टूडेंट को, आपके अगर ये वे में आप नहीं काम हो रहा है तो किसी अलग वे में आप उनको सुधारिए, लेकिन उनका बिहेवियर सुधारने का काम ही है आपका. तो उनको रिस्पेक्ट देना भी आपको जरूरी है. ठीक है, अगर मान लीजिए आपने एक बार उनको रिस्पेक्ट दी, एक बार रिस्पेक्टफुली बात की, फिर भी उन्होंने एरोगेंटली बात की, सेकेंड टाइम डू द थिंग, थर्ड टाइम, आपने लगे रहो मुन्ना भाई मूवी देखी होगी, है ना. तो उस मूवी में क्या बताया गया है कि आप अगर कुछ चीज बार बार करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सामने वाले को भी गिल्टी फील होगा एंड फिर दे विल ऑल्सो स्टार्ट गिविंग इट बैक. ओके, तो यही तो काम है एज अ टीचर आपका कि आपको उस स्टूडेंट को एक रिलायबल पर्सन बनाना है, एक रिस्पेक्टफुल पर्सन बनाना है. अगर वो स्टूडेंट आज आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आज आपकी नहीं सुन रहा, तो वो सिटीजन भी अच्छा नहीं है, राइट. तो जैसे हमने कल बात की, सिर्फ नॉलेज देना ये टीचर का काम नहीं होता, उसको एक अच्छा इंडिविजुअल बनाना भी एक टीचर का काम होता है. तो एज अ टीचर आपको उसको रिस्पेक्ट देनी ही है ताकि वो आगे जाके ये बात सीखे. ओके, या सो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट पॉइंट. एक बात तो हमने देख ली कि वो वार्म होने चाहिए, फिर हमने देखा एक्सेसिबल होने चाहिए, कि स्टूडेंट को भी लगना चाहिए कि हाँ ये टीचर के पास, मुझे अगर कोई डाउट है, मुझे अगर किसी चीज में प्रॉब्लम है तो मैं इन टीचर के पास जरूर जा सकता हूँ या जा सकती हूँ. यही टीचर है कि जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके, तो आपको उतना एक्सेसिबल बनना है. नेक्स्ट देखो, टीचर एंथुजियास्टिक होनी चाहिए. एंथुजियास्टिक मतलब उनकी एनर्जी लेवल हाई होनी चाहिए. अगर आप बहुत बोरिंग हो, आप में बिल्कुल जान ही नहीं है, आप एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, आपकी आवाज बच्चों तक नहीं पहुंच रही है, तो ऑब्वियसली बच्चे भी वैसा ही आपसे सीखेंगे, वो भी लेजी होते जाएंगे. इसीलिए आपको क्या करना है, आपको एंथुजियास्टिक रहना है हमेशा क्लास में, राइट. तो आपने देखा होगा कि आपकी टीचर, जब आप स्कूल में थे, अगर मान लो आपकी टीचर बीमार है तो वो अच्छे से अगर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो उतने एनर्जेटिक नहीं है, तो आपको भी वो पढ़ने की इच्छा नहीं होती, आप भी वैसे ही ढीले हो जाते हो. तो वही बात होती है एक टीचर में कि जितना एनर्जेटिक टीचर होंगे उतने डबल एनर्जेटिक उनके स्टूडेंट्स बनते हैं. डू यू ऑल अग्री विथ मी? ओके, ग्रेट. एंड द लास्ट थिंग इज दैट केयरिंग होने चाहिए टीचर, राइट. क्योंकि क्या होता है ना स्टूडेंट, सिर्फ आप आए क्लास में, आपने पढ़ाया और आप चले गए, बाकी स्टूडेंट के साथ आपने इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं किया. जैसे संग्राम आपने ही कहा था कि इंटरैक्टिव थे वो, इसीलिए वो आपको पसंद है, राइट. तो आपको अगर इंटरैक्टिव बनना है तो आपको, मान लो कभी कभी कोई स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं करते, देखो क्या उनका रीजन जेन्युइन है या नहीं. अगर जेन्युइन रीजन होगा तो शो सम केयर कि कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं कर पाया, आप कल जरूर करना. ओके, तो ऐसे आपको केयरिंग भी बनना पड़ेगा. या उसने होमवर्क नहीं किया है आपके स्टूडेंट ने, तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों नहीं कर पाया वो उसका होमवर्क, ये पता लगाने का काम भी एज अ टीचर आपका होगा. ओके, तभी जाके आपके स्टूडेंट आपको ट्रस्ट कर पाएंगे, राइट. एंड तभी जाके फिर उनको भी इच्छा होगी कि हाँ, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो हमारे सर या हमारी मैम भी हमें समझती है, तो हम उनका ट्रस्ट लूज नहीं कर सकते, राइट. तो ये ट्रस्ट किससे होगा, अगर आप केयरिंग बनोगे आपके स्टूडेंट्स के साथ. ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, अब द फोर्थ पॉइंट टेल्स यू दैट अ ग्रेट टीचर सेट्स हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्टूडेंट्स, जो भी ग्रेट टीचर हमारे होते हैं वो बाकी टीचर से कुछ तो अलग होते हैं, इसीलिए हमारे वो फेवरेट होते हैं। मतलब उन्होंने क्या किया है, हाई एक्सपेक्टेशन सेट की है। तो आपको भी वो एक्सपेक्ट, जब आप एक ग्रेट टीचर बनोगे तो आपका काम है कि आप भी वो हाई एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट की सेट करो और वो फुलफिल भी करो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना है, बस बोलते रहो कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पाए, तो वो आप हाई एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट की नहीं मैच कर पाओगे। तो नॉर्मल टीचर्स वो तो सभी को मतलब अच्छे लगते हैं टीचर्स, लेकिन फेवरेट टीचर बनने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत होती है। तो इसके लिए हाई एक्सपेक्टेशंस मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, वो भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। ओके, तभी जाके आप वो स्टूडेंट के बेस्ट में आओगे। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पॉइंट हमें क्या बताता है, अ ग्रेट टीचर हैज हिज ओन लव ऑफ लर्निंग एंड इंस्पायर स्टूडेंट्स विथ हिज पैशन फॉर एजुकेशन। ठीक है, इसका मतलब अब हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे टीचर होंगे, या मान लो आप फ्यूचर में टीचर जब बनोगे तो आपको क्या याद रखना है, आपको खुद को पहले उस पर्टिकुलर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो या जो कुछ पढ़ा रहे हो उससे प्यार होना चाहिए। आपके एजुकेशन से, आपके लर्निंग से पहले प्यार आपको होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा आपके सब्जेक्ट से अगर पसंद करते हो आप आपके सब्जेक्ट को, तभी जाके आप वो इंटरेस्ट आपके स्टूडेंट में भी ला सकते हो। वरना अगर आपको खुद को ही नहीं, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि पहले खुद देखो, पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करो और फिर आप दूसरों को बताने जाओ, राइट। तो सिमिलरली वर्क्स हियर, in which what we need to do is first we need to love our subject, ourselves, and then only we can tell our students as well कि हाँ आप भी ये इस तरह से आप कर सकते हो। और अगर आप खुद कर रहे हो वो चीज़ तो आपके स्टूडेंट भी आपको देख के ज़रूर करेंगे और आप इंस्पिरेशन बन जाओगे स्टूडेंट के लिए एंड इंस्पायर करोगे स्टूडेंट्स को आपके पैशन से। तो आपको एजुकेशन का पैशन होना चाहिए। आपका जो भी, मैं ऐसे नहीं कह रही कि एजुकेशन मतलब हर चीज में आपको पैशनेट होना चाहिए, लेकिन जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट करते हो उसमें आपको पैशनेट जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपका पैशन देख के ही आपके स्टूडेंट्स आपको फॉलो करने वाले हैं। आपने देखा होगा, आप भी यही करते होगे, आप आपके टीचर्स को फॉलो करते हैं, करेक्ट। तो जब आप आपके टीचर्स को फॉलो करते हैं तो जब आप टीचर बनोगे तो आप भी ये बात हमेशा याद रखो कि आपके स्टूडेंट्स भी आपको फॉलो करने वाले हैं। तो देखिए कि आपको कितना बेहतर बनना है, तभी जाके आप वो बेस्ट टीचर या वो ग्रेट टीचर बन पाओगे। ओके, एंड स्टूडेंट्स सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए नहीं बता रही मैं, सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Now the words may not be the same, sentences as it is नहीं दिया गया होगा, ओके आपको कुछ तो वर्ड्स इसमें अलग पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसका जो जिस्ट होगा, उसका जो प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट होगा वो यही होगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो याद रखो, इनका मीनिंग याद रखो, क्या कहना चाहती हूँ मैं इसमें, इस पॉइंट्स के थ्रू वो याद रखो। ओके, एंड यू कैन राइट इट। अगर आप नोट्स बना रहे हो या कुछ लिख रहे हो तो आप आपके ओन वर्ड्स में भी इन सबको लिख सकते हो। ओके, सो दैट वाज द फिफ्थ पॉइंट विच टेल्स अस कि हमें हमारे सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए। नेक्स्ट, अ ग्रेट टीचर इज अ स्किल्ड लीडर। ओके, नाउ यू ऑलरेडी नो कि लीडर कौन होता है, जो सब, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके स्टूडेंट्स आपको फॉलो करने वाले हैं। तो हु इज अ लीडर?
लीडर वो होता है जो पूरी की पूरी टीम को लीड करे, ना कि बस ऑर्डर दे। अगर मैं सिर्फ आपको कहती रहूंगी कि ये करो वो करो और मैं खुद आपको वो करने में हेल्प नहीं करूंगी, तो क्या आप सक्सीड हो पाओगे जो भी आप सीखना चाहते हो, जो भी आप पढ़ना चाहते हो उसमें? गिव मी द आंसर्स। क्या ऐसे अगर मैं सिर्फ ऐसे ही कहती रहूंगी कि हाँ आपको ये भी पढ़ना है, आपको वो भी पढ़ना है, ये सारे टॉपिक से खत्म, आप ये पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ना है यही मैं आपको गाइड नहीं कर पा रही हूं, तो क्या आप मेरी अगली बार मेरा कुछ सुनना भी चाहोगे? क्या मैं एक अच्छी लीडर बन पाऊंगी? क्या मैं एक अच्छी टीचर बन पाऊंगी? नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर मुझे अच्छा टीचर बनना है, अगर मुझे मेरे स्टूडेंट्स का फेवरेट बनना है, तो मुझे एक स्किल्ड लीडर बनना पड़ेगा पहले, राइट? तो ग्रेट टीचर इज अ स्किल्ड लीडर। उसके पास स्किल्स भी होनी चाहिए और उसके पास वो गाइडिंग पावर भी होनी चाहिए कि मैं मेरे स्टूडेंट को कितने अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। ओके, तो व्हेन यू विल बिकम अ टीचर, तो आपको भी ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपको भी सिर्फ एक टीचर नहीं बनना, कि ऐसा टीचर कि जो आए सिर्फ नॉलेज दे और चला जाए। आपको एक ऐसा टीचर बनना है कि जो एक स्किल्ड लीडर भी होगा, क्योंकि इन द एंड व्हाट वी नो कि हमें हमारे स्टूडेंट को एक गुड सिटीजन भी बनाना है, राइट? सोसाइटी में वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए, ऐसा हमें हमारे स्टूडेंट को बनाना है। ओके, सो दिस थिंग यू नीड टू ऑलवेज नो। नेक्स्ट देखो, तो दीज वर द 6 पॉइंट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 7th point. Okay, so what our 7th point tells us, a great teacher can shift gears and is flexible when a lesson isn't working. ठीक है, तो जैसे हमारे, आप बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस में भी ऐसा बहुत बार होता है। तो टीचर को क्या होना चाहिए, उसे गियर शिफ्ट करने आने चाहिए। नाउ यू माइट हैव ड्रिवन अ कार, ठीक है, तो जब आपने कार चलाई है तब आप ये गियर चेंज करते हो। शिफ्ट करना मतलब एक गियर से दूसरे गियर में गाड़ी लेके जाना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अब गाड़ी स्मूथ चलनी चाहिए, मतलब आपका जो लेक्चर है वो भी स्मूथ चलना चाहिए। तो मान लो कि अगर मैं अब आपको फास्ट पढ़ा रही हूँ, मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ आपको, और आपको मैं जो कुछ पढ़ा रही हूँ वो समझ नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ द फास्ट स्पीड, तो आप मुझे क्या बताओगे कि मैम आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, प्लीज स्लो डाउन। तो मैं क्या करूंगी, मैं मेरा फास्ट जो मेरा 6th गियर पे जो मेरी गाड़ी थी उसको मैं 5th या 4th पे लेके आऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं मेरा गियर शिफ्ट करूंगी यहाँ पे। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा गियर शिफ्ट किया, क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट तक वो नॉलेज पहुंचाना है। तो उसके लिए अगर मुझे मेरी स्पीड चेंज करनी पड़ी तो मुझे करने आनी चाहिए। ओके, यस। सो देन मैंने फिर आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट गियर करने आना चाहिए और इज फ्लेक्सिबल व्हेन अ लेसन इजंट वर्किंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय, अब इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। लेसन इजंट वर्किंग मतलब या तो आप स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा इसीलिए वो लेक्चर वर्क नहीं कर रहा, इस वे में आप ले सकते हो, या फिर कोई टेक्निकलिटीज की वजह से वो लेक्चर वर्क नहीं कर रहा, इस वे में भी आप ले सकते हो। तो कोई भी हो, कुछ भी चीज हो, आपको क्या होना चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे आप मुझे कभी कभी कहते हैं कि मैम टीच अस इन इंग्लिश, और मैम प्लीज एक्सप्लेन इट इन हिंदी, या जो भी पॉसिबल वे है, या मैम प्लीज कैन यू टीच अस दिस, कैन यू टीच अस अगेन, कैन यू एक्सप्लेन द पॉइंट इन अ डिफरेंट वे, राइट? सो दीज आर द सजेशंस कम फ्रॉम यू ऑल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं कह सकती नहीं मेरा वे यही पढ़ाने का है तो मैं इसी वे में पढ़ाऊंगी, ऑब्वियसली नहीं। तो मुझे क्या होना पड़ेगा, मुझे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा,
ताकि मेरा लेक्चर या मेरा जो लेसन है वो अच्छे से हो। क्यों अच्छे से होना चाहिए? आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि मुझे मेरा नॉलेज मेरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है। अगर उन्हीं को मेरे लेक्चर से प्रॉब्लम है तो क्या फायदा मैं जो भी पढ़ा रही हूं उसका। ओके ओके, टुडे क्लास स्टार्ट टाइम, मतलब आप कब क्लास स्टार्ट हुआ उस वो जानना चाहते हैं आप रुपेश? ओके तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, आपको गियर शिफ्ट करने आने चाहिए आपके मतलब स्पीड एडजस्ट करने के लिए या लेक्चर ओवरऑल स्मूथ होने के लिए। ओके हाँ, तो yes, we started our lecture at 11 a.m. and tomorrow also we are meeting at the same time. You can join us on the same channel tomorrow at 11 a.m. Okay? So let's move ahead. शिफ्ट गेयर करने आने चाहिए और फ्लेक्सिबल होना जरूरी है एक ग्रेट टीचर को। नेक्स्ट चीज देखो, a great teacher collaborates with colleagues on an ongoing basis। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो जॉब या जो कंपनी में काम करते हैं वो लोग भी ये चीज फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो उनके कलीग्स के साथ उनका अच्छा बॉन्डिंग होता है। अब स्कूल ले लो, कॉलेज ले लो, इंस्टीट्यूट ले लो, यूनिवर्सिटी ले लो या कोई भी एजुकेशनल जो फील्ड होता है वहां पे भी अब आपके साथ बहुत सारे अलग अलग टीचर्स भी प्रेजेंट होंगे। आपके सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं या अलग सब्जेक्ट्स के भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना जरूरी है, आपको उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। ये देखिए, अ ग्रेट टीचर कोलैबोरेट्स विथ कलीग्स ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको आपके जो भी कलीग्स हैं जो आपके साथ वहां पे काम कर रहे हैं उनके साथ आपको अच्छा कन्वर्सेशन आपका होना चाहिए। उनके साथ आपको एक अच्छा बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप एक वहां पे सर्वाइव कर सकते हो। ओके, दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट। एंड जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है अ ग्रेट टीचर मेंटेन्स प्रोफेशनलिज्म इन ऑल एरियाज। ओके, तो अब ये जो लास्ट चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मतलब ये तो हर फील्ड में यूज होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टीचर बनने वाले हैं इसीलिए आपको प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। तो आप ये किसी प्रोफेशन में भी ये होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनिंग प्रोफेशनलिज्म? मतलब आपकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, आपकी ओवरऑल लैंग्वेज, आप कैसे बात करते हो या आपका अपीयरेंस, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आप आपके घर के कपड़ों में क्या स्टूडेंट्स के सामने पढ़ाने जा सकते हो? बस नींद से उड़ गए और पढ़ाने चले गए, क्या आप ऐसे करोगे तो स्टूडेंट विल बी हैप्पी विथ यू? ऑब्वियसली नॉट। वो भी यही सीखेंगे। वो क्या बाहर जाके जब दे विल एंटर इनटू द रियल वर्ल्ड व्हाट दे विल डू, वो भी यही चीज फॉलो करेंगे। नहीं, हमारे टीचर तो ऐसे ही करते थे तो हम भी ऐसे ही करेंगे, राइट? सो इफ यू डोंट वांट ऑल दीज आंसर्स फ्रॉम योर स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा? मेंटेन प्रोफेशनलिज्म। क्लियर? ये चीज बहुत जरूरी है, तो ये हमेशा याद रखना, टू मेंटेन अ प्रोफेशनलिज्म। तो ये जो 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मतलब आप एग्जाम दे रहे हो तो भी ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। और अगर आप टीचर बनोगे जब आप फ्यूचर में, तो उसके लिए भी प्रैक्टिकल जब आपको इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आएगा तब भी ये चीजें फॉलो करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ टेल मी, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम regarding anything whatever we have discussed as of now? Can we move ahead with our next topic? Is there anything that you want to tell me, you want to suggest? ऐसा कुछ है, कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट्स है आपके माइंड में इस टॉपिक को लेके?
ओके 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 ग्रेट। नेक्स्ट है बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो अब जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, हमने देखा क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, उसी तरह से अब हम देखेंगे कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए। वो भी थोड़ा बहुत सिमिलर ही होता है। यू कैन सी हियर, सी द बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन टीचिंग। क्या क्या होता है कि सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है 3 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, टीचर, स्टूडेंट एंड environmental factors। ठीक है, so these are similar to the characteristics only। बस इसमें आपको ये कुछ पॉइंट्स है वो बस मैं तुरंत फास्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, मान लो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक रोप है, उसका एक एंड टीचर होता है और एक एंड स्टूडेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी एक रोप छोड़ देते हो, कोई भी एक एंड अगर छोड़ देते हो, तो वो पूरा का पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपका नीचे गिर जाएगा। इसीलिए ये दोनों जो पोल्स है, दोनों पोल्स को अच्छे से होल्ड करके रखना इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए देखो यहाँ पे टीचिंग में टीचर भी आते हैं और उसी तरह स्टूडेंट्स भी आते हैं। ओके, और एक और फैक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब आपने देखा होगा, क्या आप घर पे बैठ के उतनी अच्छी पढ़ाई कर पाते हो जितनी आप स्कूल में करते हो? ऑब्वियसली नहीं कर पाते। तो आपका भी एक कहीं पे घर में स्टडी रूम होता होगा। व्हाई इज दिस कॉन्सेप्ट स्टडी रूम केम अप? क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट की जरूरत होती है स्टूडेंट्स की, जिसमें स्टूडेंट्स पढ़ पाए। क्यों ये स्कूल्स इतनी बड़ी बड़ी बनाई होती है? क्यों वी गो फॉर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर? जब भी हमें स्कूल में जाना होता है तब हम गुड इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, पढ़ने के लायक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ऐसा सराउंडिंग चाहिए होता है, शांत प्लेस चाहिए होती है। फिर मान लो अगर मुझे आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं तो मैं कैसे करती अगर यहाँ पे ये स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंट नहीं होता? आपको ये बहुत सारी चीजें समझ ही नहीं आती, इसीलिए मुझे ये बोर्ड यूज करना पड़ा। तो वैसे ही जैसे ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, क्लासरूम्स में ब्लैक बोर्ड्स भी होते हैं, तो ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी, या बैठने के लिए बेंचेस होते हैं, या एटलीस्ट क्लासरूम तो होता ही है, राइट, जहाँ पे बच्चे नीचे भी बैठ सकते हैं। तो इस तरह से ऐसी चीजें, ऐसा एनवायरनमेंट लगता है कि जिसके थ्रू स्टूडेंट्स पढ़ पाए। ओके, तो जब भी हम टीचिंग कर रहे हो तो ऐसा एनवायरनमेंट जरूरी होता है। ओके संग्राम, डिड यू गेट माय पॉइंट? व्हाट इज एनवायरमेंटल फैक्टर? एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब बाकी जो भी सराउंडिंग हमारा है, जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे बैठ के हम पढ़ने वाले हैं, वो हमें उतना अच्छा लगता है। क्योंकि मान लो कोई भी ऐसी क्राउडेड प्लेस है, क्या आप मार्केट में जाके पढ़ाई कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन ही नहीं होगा वहां पे। तो इसीलिए वो एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी होता है। तो जैसे टीचर जरूरी होता है टीचिंग के लिए, जैसे स्टूडेंट जरूरी होता है टीचिंग के लिए, वैसे ही एनवायरनमेंट भी जो होना चाहिए पढ़ाई लायक, वो भी उतना ही जरूरी होता है। Okay, yeah, the second thing we already discussed, that is the professionalism. Third is suitable environment, which also comes in this particular topic, environmental factor, suitable environment, then teacher student relationship। ये एक important thing मैं आपको explain करती हूँ कि टीचर का और स्टूडेंट का बॉन्डिंग, टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है, जैसे मैं आपको पहले से बताती आई हूँ, आपको स्टूडेंट के लिए अप्रोचेबल होना चाहिए। स्टूडेंट को ऐसे लगना चाहिए कि हाँ, ये टीचर ही मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या ये मुझे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मुझे कोई भी मुसीबत आ जाए, ये टीचर मुझे इस प्रॉब्लम में से बाहर निकाल सकते हैं। या मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, या मतलब किसी भी टॉपिक रिलेटेड बात कर रही हूँ मैं यहाँ,
कि समझ नहीं आ रहा कि इसके आगे बढ़ूं कैसे, तो आप उस टीचर के पास जाते हो, राइट। तो वैसे ही आपके स्टूडेंट आपके पास आए, इसके लिए आपको ये टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ओके। And the next thing that is required for teaching is that students discipline teacher and student. This is one point. I'm extremely sorry. So students discipline, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं स्टूडेंट को, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसिप्लिन्ड बनते हैं। जैसे फोल्ड योर हैंड्स, आस्क मे आई कम इन व्हाइल यू एंटर द क्लास, ये सारी चीजें भी टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपके बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं तो क्या पढ़ा पाओगे उनको? बिल्कुल भी नहीं। तो स्टूडेंट्स डिसिप्लिन्ड होना इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू टीचिंग, ओके। एंड नेक्स्ट है टीचर एंड स्टूडेंट्स डिवोशन टू टीचिंग एंड लर्निंग। जैसे हमने पहले भी ये चीज डिस्कस की कि टीचर और स्टूडेंट का वो पैशनेट होने चाहिए उनके एजुकेशन को रिलेटेड, उनके सब्जेक्ट को रिलेटेड, ओके। तो वो डिवोशन जो होता है टीचिंग का, वो आप ऐसे करोगे कि हाँ मैंने 4 घंटे पढ़ लिए, बस अब मेरी पूरी साल की पढ़ाई हो गई, ऐसे करोगे तो क्या आप क्वालिफाई कर पाओगे आपकी एग्जाम? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके सब्जेक्ट को लेके वो डिवोशन रखना पड़ेगा, राइट। तो आपको वो डिवोटेडली उसके ऊपर हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें सक्सेस पाओगे, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर एंड स्टूडेंट्स डिवोशन टू टीचिंग एंड लर्निंग। अब आप कहोगे कि स्टूडेंट्स डिवोशन तो समझ में आता है, टीचर्स डिवोशन क्यों? तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि टीचर अगर डिवोटेडली पढ़ाएंगे तभी जाके तो स्टूडेंट डिवोटेडली पढ़ेंगे। क्या अगर मैं ऐसे करती कि मैंने बस एक ही लेक्चर लिया और मैंने बोल दिया कि बस अब मेरा मूड नहीं है, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी, सो विल दैट बी हेल्पफुल फॉर यू? क्या आप फिर आगे की पढ़ाई कर पाओगे? नहीं, आपकी भी पढ़ाई रुक जाएगी। तो एज अ टीचर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवोटेडली आपको पढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आप डिवोटेडली पढ़ पाओगे, करेक्ट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और यू कैन कॉल इट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, कि अगर आपको पढ़ाना होगा तो ये बेसिक चीजें तो आपके अंदर होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप एज इट इज याद कर सकते हो। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखेंगे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स? Now students, it is very important to know your learner when you are teaching, ठीक है। क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि अगर आपको आपके लर्नर्स की कैपेबिलिटी क्या है वो जब तक नहीं पता चलेगी, तब तक आप उनको अच्छे वे में नहीं पढ़ा पाओगे, okay. Now I know that the students whom I am teaching right now, they know English and Hindi, both the languages. क्या मैं मेरी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी तो आपको समझ आएगा? नहीं समझ आएगा, राइट। I am comfortable in my regional language, but if I will choose my own type or my own way of teaching, क्या आपको वो समझ आएगा? ऑब्वियसली नहीं समझ आएगा। तो कुछ स्टूडेंट को समझ आ भी सकता है, बट मुझे मेजॉरिटी का सोचना है, राइट, व्हेनेवर आई एम टीचिंग। तो मुझे मेरे लर्नर्स चेक करने हैं। अब मुझे क्या पता है कि मेरे जो लर्नर्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लर्नर्स नो हिंदी एंड इंग्लिश टू, सो द लैंग्वेज दैट आई विल यूज इज दीज 2 लैंग्वेजेस। तो सिमिलरली आपको आपके लर्नर्स पता होने चाहिए, ताकि आप वो पर्टिकुलर मेथड उनको सिखाने के लिए यूज कर पाओ,
ओके, सो मेथडोलॉजी कौन सी यूज करनी है, वो देखो, अगर मेरे लर्नर्स जो थे वो बहुत ही बेसिक होते, जिनको ABCD तक नहीं आती, तो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या मैं उनको डायरेक्ट लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ये पढ़ा पाती? नहीं, मुझे क्या करना पड़ता, मुझे पहले उनको ये सारे अल्फाबेट सिखाने पड़ते कि LEARNER ये लर्नर होता है, लर्नर का मीनिंग बताना पड़ता, फिर जाके कभी तो मैं उनको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर पाती। लेकिन नाउ आई नो कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो लर्नर्स हैं, दे आर ऑलरेडी ब्रिलियंट, दे आर ऑलरेडी इंटेलिजेंट इनफ टू नो व्हाट इज लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक इज। ये वर्ड का मीनिंग उनको पता है, बस कॉन्सेप्ट उनको मुझे समझानी है, तो दैट आई एम गोइंग टू डू नाउ। ओके, सो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, अब कैरेक्टरिस्टिक मतलब आपको ऑलरेडी पता है, फीचर्स या स्पेशल क्वालिटीज, तो ये लर्नर्स की क्या क्वालिटीज है वो आप पता करो, ताकि आप उनके अकॉर्डिंग आपकी मेथोडोलॉजी चूज कर पाओ। ओके, तब हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के लर्नर्स होते हैं। देखिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडोलेसेंट? जो स्टूडेंट्स 10 to 20 के बीच में एज ग्रुप में जो आते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं एडोलेसेंट एज के। ठीक है, अब यहाँ पे आप पिक्चर्स देख रहे हो कि इस एज में जो स्टूडेंट्स की मेंटालिटी जो होती है वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं होती, मतलब वो ऐसी स्टेज में होते हैं कि जहाँ पे उनको एकदम बेसिक भी नहीं पढ़ाना और एकदम एडवांस भी नहीं पढ़ाना, दे आर इन अ मिडल ऑफ समथिंग, जहाँ पे उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही व्हाट आई कैन से हियर, उनकी जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ही बेसिक है, लेकिन अब वो एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। दैट इज द स्टेज, और तभी आपको उनको सबसे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ओके, अदरवाइज वो अगर गलत चीज़ें सीख लेते हैं तो दे गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। ये स्टेज जो होता है ना स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी पर्टिकुलर स्टेज और पिक्यूलियर स्टेज कि जिसमें स्टूडेंट को अच्छा गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो एज अ टीचर अगर आप इस एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कितना ज़्यादा हम उनको पॉजिटिव वे में मोटिवेट कर सकते हैं। अगर ये बच्चे किसी गलत वे में, अगर उनको गलत गाइडेंस मिला तो वो बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में जाने के चांसेस होते हैं। ओके, क्योंकि इनको सब कुछ भी नहीं पता और इनको कुछ भी नहीं पता ऐसा भी नहीं है, थोड़ा नॉलेज इनके पास है लेकिन हाफ नॉलेज है। नाउ यू ऑलरेडी नो द टर्म कि हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। Why it is a dangerous thing? क्योंकि आपको आधा ही नॉलेज है उस चीज का, तो उसकी वजह से उसके रिजल्ट क्या होगा ये वो नहीं जानते। करेक्ट, इसीलिए आपको उनको प्रॉपर वे में गाइड करना बहुत जरूरी होता है इस पर्टिकुलर स्टेज में। ओके, तो अब जो एडोलेसेंट स्टेज होता है, दिस कम्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। ठीक है, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड के बीच का जो होता है, बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। ओके, तो उसके जो बीच का होता है वो होता है एडोलेसेंट एज, और वो कहलाते हैं एडोलेसेंट लर्नर्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है वो होती है, इसमें भी अर्ली एडोलेसेंट जो होता है वो आते हैं 10 टू एज ग्रुप ऑफ 13। ठीक है, फिर आते हैं मिडिल, मिडिल में आते हैं फ्रॉम 14 टू 17, एंड देन आते हैं लेट। लेट एडोलेसेंट्स में कौन आते हैं?
18 to 20 और 21। ठीक है, तो ये है उनकी कैटेगरी, तो जिस कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो एडोलेसेंट लर्नर्स जो होते हैं उनको हम 4 वेज में, मतलब अलग अलग वेज में हम उनको स्टडी कर सकते हैं। कौन कौन से ये 4 वेज है? सबसे पहला है एकेडमिक, ठीक है, सेकंड है सोशल, उसके बाद जो एक और तो ये पहले दोनों समझते हैं, देन वी विल मूव टू द थर्ड स्टेज, दैट इज एकेडमिक, मतलब उनकी पढ़ाई को लेके। ठीक है, तो एकेडमिक्स में वो कैसा कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं उनकी प्रोग्रेस। सेकंड जो है वो है सोशल। सोशल मतलब हम उनको उनके जो सोशल लाइफ में उनका जो कुछ भी बिहेवियर है उनके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और उनका डेवलपमेंट हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इमोशनल। इमोशनल, ठीक है, इमोशनल में हम उनके इमोशंस को समझेंगे। जैसे कभी कभी कोई स्टूडेंट अगर क्लासरूम में आता है, वो बिना वजह रोए जा रहा है, या वो क्लासरूम में अटेंशन नहीं दे पा रहा, ठीक है, और या फिर वो गुस्सा कर रहा है, सबको मार रहा है क्लास में, तो आपका काम है एज अ टीचर कि पता लगाना कि वो इमोशनली व्हाट्स गोइंग ऑन विथ हिम, व्हाई ही इज सो डिस्टर्ब, व्हाई शी इज सो डिस्टर्ब। ओके, तो ये चीज हो गई social। and the last thing that affects or you can say you can make the progress of adolescent learners is cognitive। ठीक है, cognitive मतलब साइकोलॉजिकल, जो ब्रेन रिलेटेड या जो माइंड रिलेटेड जो चीजें आती है उन्हें कहते हैं कॉग्निटिव। ठीक है, तो कॉग्निटिव स्टेज में या कॉग्निटिव अगर हम पर्सपेक्टिव देखें तो उससे हमें क्या पता चलता है कि स्टूडेंट का ब्रेन, उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, या उसका माइंड किस तरह से वर्क हो रहा है, व्हाई ही इज नॉट पेइंग अटेंशन, और ये सारी चीजें हम नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कॉग्निटिव थियोरी। ठीक है, तो जब भी हम ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं, इट इज एवरीथिंग डिपेंडेड अपॉन द कॉग्निटिव थियोरी। कॉग्निटिव थियोरी मतलब साइकोलॉजिकल जो भी है। तो हमें आप नाउ दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे। ओके, दिस इज द साइंटिफिक टर्म कॉल्ड एज कॉग्निटिव थियोरी, और आपको इस कॉग्निटिव थियोरी की जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको आपको पता लगाना है, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसके पीछे मतलब उसमें वर्क क्या होता है, कब वो स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, ये सारी चीजें आपको पता लगानी है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। कॉग्निटिव मतलब ब्रेन रिलेटेड, माइंड रिलेटेड, साइकोलॉजी रिलेटेड। ओके, so this comes under adolescent। okay, अब नेक्स्ट देखो, अब अडल्ट लर्नर्स भी होते हैं। अडोलेसेंट लर्नर्स हमने देख लिए, जो 10 से 20 के बीच में जो आते हैं वो अडोलेसेंट लर्नर्स होते हैं। उसके बाद हमें पता है कि अडल्ट लर्नर्स होते हैं। सो 21 टू सो ऑन, ठीक है, जो आते हैं वो सारे अडल्ट लर्नर्स होते हैं। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसे ही कॉलेज के हैं, कोई प्रोफेशनल है, ये देखो इन्होंने भी आई कार्ड पहना, ये भी प्रोफेशनल है, इनके ग्रे हेयर है, मतलब शायद इनकी एज ज्यादा होगी। उसके बाद ये कुछ अलग काम से है, ये तो लड़का है, कॉलेज गोइंग बॉय लग रहा है, लेकिन ये सारे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, ये एडल्ट्स कहलाएंगे। ओके, और ये फिर भी मतलब हम ऐसे कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई होती है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन आप कितने भी बड़े हो जाओ, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने की हमें जरूरत पड़ती ही है।
ठीक है। तो ऐसे जब आपके लर्नर्स होंगे तो अब मैं क्या कहूंगी कि ऐसे लर्नर्स को अडल्ट लर्नर्स कहते हैं। ओके, तो मान लो अगर मैं पढ़ा रही हूँ एज ग्रुप के बच्चों को जो 21 से लेके, अब आपने देखा होगा जो सेट और नेट की एग्जाम देते हैं, देयर इज नो एज लिमिट एज सच, राइट, क्योंकि मतलब किसी भी एज के लोग ये एग्जाम देते हैं, तो देयर माइट बी बहुत 40-45 एज के भी कोई हो सकते हैं, या फिर तुरंत 20-21 एज के, तुरंत अभी जस्ट मास्टर्स कंप्लीट किए हैं और एग्जाम तुरंत दे रहे हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, राइट। तो वो सारे क्या कहलाएंगे, वो सारे एडल्ट लर्नर्स ही कहलाएंगे। ओके, तो अब इनका जो वे होता है लर्निंग का वो अलग होता है एडोलेसेंट लर्नर से। क्यों अलग होता है, क्योंकि इस टाइप के जो लर्नर्स होते हैं वो उनका जो स्टडी पैटर्न है वो खुद का स्टडी पैटर्न फॉलो करते हैं, वो किसी पे भी डिपेंडेड नहीं होते। ओके, यहाँ पे ये इमेज में आप देख सकते हो, इनका कोई टीचर नहीं है जो इनको पढ़ा रहा है, मतलब गाइडेंस की जरूरत लगती ही है, नो डाउट, लेकिन आप देख सकते हो कोई ऊपर बैठ के पढ़ रहा है, कोई कान में कुछ डाल के पढ़ रहा है, कोई कुछ अलग हरकतों से पढ़ रहा है, मतलब हर एक का टाइप और वे ऑफ लर्निंग इज डिफरेंट हियर। वैसे एडोलेसेंट लर्नर्स में नहीं होता, जो टीचर पढ़ा रही है स्टूडेंट वही पढ़ते हैं। ओके, दे कैन नॉट चूज देयर ओन वे, लेकिन यहाँ पे एडल्ट लर्नर्स में स्टूडेंट उनका वे चूज कर सकते हैं। ओके, या सो दिस इज इट फॉर एडोलेसेंट लर्नर्स। अब हम देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या होते हैं एडोलेसेंट लर्नर्स के एंड जो हमारे अडल्ट लर्नर्स है उनमें डिफरेंस क्या होता है। ओके ओके सुनील, आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही थी मैं। मैम कितना एज होना चाहिए फॉर व्हाट आर यू आस्किंग, मतलब एडल्ट लर्नर्स के लिए? एडल्ट लर्नर्स के लिए तो मैंने बता दिया कि 21 एज के अबाउट जो भी होते हैं वो सारे एडल्ट लर्नर्स ही कहलाते हैं। नाउ मूव अहेड विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है यहां पे हम ले लेते हैं एडोलेसेंट, ठीक है, और यहां पे हम ले लेते हैं एडल्ट्स सॉरी। तो अब जब हम एडोलेसेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला डिफरेंस है दे आर डिपेंडेंट ऑन द टीचर्स, ठीक है। लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट लर्नर्स जो होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। ओके, एंड दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, तो ये होता है, ये टीचर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ये होता है ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है या उन्हें क्या पढ़ना है ये वो अच्छे से जानते हैं। जब आपने भी देखा होगा जब आप आपके 7th 8th स्टैंडर्ड में थे तो आपको नहीं पता होता कि आपको ये आप क्यों पढ़ रहे हो, लेकिन अब जब आप अडल्ट हो जाते हो तो नाउ यू नो कि व्हाट यू वांट टू स्टडी एंड व्हाई यू वांट टू स्टडी दैट, सो नाउ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड। ओके, अब नेक्स्ट चीज जो होती है वो है लिटिल एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे। एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही कम होता है, यहाँ पे ये एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है। इनके पास एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है नॉलेज को लेके, स्टडीज को लेके। नेक्स्ट है ये जो है ये प्रिस्क्राइब्ड बुक से ही पढ़ते हैं, मतलब जो बुक उनको बताई जाती है उस बुक से ही ये पढ़ते हैं। एंड ये क्या होते हैं, मार्क्स ओरिएंटेड होते हैं।
ठीक है। सिमिलरली अगर आप अडल्ट लर्नर्स की बात करें हम, तो ये रियल लाइफ के टास्क पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज पे, जैसे आपने देखा होगा जब आप स्कूल में थे तो आपको प्रैक्टिकल्स कुछ नहीं होते थे, लेकिन जैसे आप बड़े होते गए, आप हायर क्लासेस में गए, तो आपको पता चला कि आपको प्रैक्टिकल्स वो देने लग गए। प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स है? रियल टास्क्स के एग्जाम्पल्स है। जैसे आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में हो या कहीं जॉब कर रहे हो, तो आपको पता होगा टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज ली जाती है। व्हाट्स द यूज ऑफ ऑल दीज टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज? दे टीच यू द रियल टास्क, और उससे आप सीखते हो। ठीक है। तो ये बच्चे एडोलेसेंट लर्नर्स कहाँ से सीखते हैं? वो प्रिस्क्राइब्ड बुक से सीखते हैं, लेकिन जो अडल्ट होते हैं वो रियल टास्क से सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है इनका जो इवैल्यूएशन है वो टीचर्स करते हैं। इसका टीचर इवैल्यूएशन होता है। ठीक है। लेकिन इनका इवैल्यूएशन जो होता है वो पीयर ग्रुप करते हैं। पीयर ग्रुप मतलब क्या? उनके साथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो। ठीक है। तो वो इनका इवैल्यूएशन करते हैं कि वो कितना उनको समझ आया है, नहीं समझ आया है, वो ये मेजर करते हैं। आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है। सो ये डिफरेंसेस आप हमेशा याद रखना। दे माइट आस्क यू इन योर एग्जाम्स टू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडोलेसेंट्स एंड अडल्ट्स। नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ओके। ये टॉपिक हमें क्या बताता है कि दिस इज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जब भी आप टीचर बन रहे हो तो आपको ये चीज हमेशा पता होनी चाहिए। नाउ यू कैन सी द इमेज हियर। ये इमेज आपको क्या बताती है? देखिए, ये लड़की, ये फेयर है, गोरी है ये बहुत, और इसने 2 चोटी डाली है, और इसके बाल स्ट्रेट है। सिमिलरली अगर आप इसको देखोगे तो शी इज डार्क इन हर कॉम्प्लेक्शन, और इसके जो बाल है दे लुक कर्ली, है ना। फिर ये लड़की है लेकिन ये लड़का है, इसके बाल छोटे हैं, इसने कैप पहनी है, इसकी आंखें अलग है, इस नीचे वाले की आंखें अलग है। करेक्ट। तो ऐसे आप देख सकते हो कि हर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अलग है। ओके। तो ये हमें क्या बताता है? दैट इंडिविजुअल डिफरेंस इज अ यूनिवर्सल फिनोमिनन। ये क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल मतलब अकेला एक जो होता है वो, और डिफरेंसेस मतलब उनकी वैरायटी या अलगपन जो होता है उसमें वो। ठीक है। तो हमें क्या पता है कि अब हर एक इंसान दूसरे से अलग होता है। ये हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट बताता है। ओके। कि हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग होता है। अगर ट्विंस भी हो तो भी कुछ ना कुछ तो उनमें अलग होता ही है। उनका बिहेवियर अलग होता है, उनका जेंडर अलग हो सकता है, जेंडर भी सेम हो तो उनके सारे लाइकिंग्स डिसलाइकिंग सेम होंगे ही, ऐसा नहीं है। बात वो अलग अलग टाइप से करते हैं, आवाज कभी कभी अलग होती है, कुछ ना कुछ तो अलग होता ही है उन्हों में। ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। So individual differences is a universal phenomenon. ये पूरे यूनिवर्स में यही चीज मानी जाती है। That it is said that no two individuals are exactly alike. They differ from each other in some way or the other. वो एक दूसरे से किसी ना किसी बात में तो अलग होते हैं। And such a similarity or difference between persons रिवील्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब ऐसी जो अलगपन जो उनमें होता है उसी को कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके। नेक्स्ट,
अब ये आपको पता चल गया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब क्या होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब होता है कि जो अलगपन, मतलब हर एक, तो आपको भी जब आप पढ़ा रहे हो आपके स्टूडेंट्स को, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अलग होगा। जरूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट को अगर वो कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आ गई तो दूसरे को भी समझ आएगी। यू हैव टू बी केयरफुल इनफ कि अगर फास्ट लर्नर है तो ये दूसरा जो है वो स्लो लर्नर हो सकता है, और आपको हर एक का पेस, हर एक का स्पीड मैच करके पढ़ाना होता है। ओके, सो यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो कैन यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन हियर? So what this first question tells you, understanding theories and principles of children's learning is of fundamental importance. कौन कौन से fundamental importance होते हैं इसमें? For effective teaching, for effective curriculum planning, for motivation of the teacher, या all of the above. ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए क्या लगता है आपको? Yes, correct. So the answer is all of the above. तीनों ये चीजें मैटर करती हैं whenever it comes to understanding theories and principles of children's learning. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थियोरी ऑफ टीचिंग इज। मेन प्रपोनेंट कौन है कॉग्निटिव थ्योरी का? ये मैंने आपको, चलो इसका आंसर मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन फिर भी आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में पता लगाना है। ठीक है, तो आंसर जो है वो है NL गेज। ठीक है, तो ये है मेन प्रपोनेंट किसके? कॉग्निटिव थ्योरी के। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड की पढ़ाई कर रहे हो तो ये जो ग्रेट थिंकर्स जो है, ग्रेट थियोरिस्ट जो है, तो उनके बारे में आप जरूर स्टडी कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है, ये किसने इन्वेंट किया, वो किसने डिस्कवर किया, इस थियोरी का ऑथर कौन है, ऐसी चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। तो इसका आंसर तो ए है। नेक्स्ट देखिए, अ टीचर इज सक्सेसफुल ओनली इफ ही। इसका आंसर क्या है बताइए? नोज हिज सब्जेक्ट थॉरली वेल, प्रोड्यूसेस 100% रिजल्ट, इज अप्रोचेबल, या पब्लिशेस पेपर्स इन जर्नल्स ऑफ रेप्यूट। इसका आंसर क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? अप्रोचेबल तो वैसे सभी होते हैं, इसका आंसर होना चाहिए ए, नोज हिज सब्जेक्ट थॉरली वेल। ठीक है, तभी जाके वो एक सक्सेसफुल टीचर बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी इज। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? मास्टरी ऑन टीचिंग स्किल्स, mastery over use of different techniques of teaching, mastery over appropriate use of media and technology in teaching, या all of the above। तो हर चीज का नॉलेज होना चाहिए टीचर को, है ना। बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ये सारी की सारी। अगर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा तो वो पढ़ाएंगी। मान लो अगर हमारे जैसा अभी जो लेक्चर चल रहा है, अगर मुझे ये सारे कैसे चलाना है या कैसे आप तक वो लेक्चर पहुंचाना है वो अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं कैसे आपको बढ़ा पाऊंगी, राइट। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑल ऑफ द अबव। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन देखिए, गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय। गुड टीचिंग कौन सी चीज से सबसे अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट होता है? अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, या पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। What do you think? What is the most important thing which best reflected by for good teaching? कौन सी चीज जरूरी है आप बताइए मुझे यहाँ पे देख के।
मुझे तो लगता है कि मीनिंगफुल क्वेश्चंस asked by students ये सबसे इंपॉर्टेंट है. टेल मी, डू यू ऑल अग्री विथ मी? ओके, यस, अजय अग्रीज विथ मी. ओके, करेक्ट. सो यही आंसर होना चाहिए. गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय. तो गुड टीचिंग किससे? नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन वो तो सेल्फ स्टडी से भी बच्चों को पता चल सकता है. अटेंडेंस तो वो तो कंपलसरी होती है, इसीलिए स्टूडेंट अटेंड करते हैं बहुत बार. पिन ड्रॉप साइलेंस तो शायद सो रहे हो इसीलिए पिन ड्रॉप साइलेंस हो, वी नेवर नो. या कोई क्लास में हो ही ना इसीलिए पिन ड्रॉप साइलेंस हो, तो ये भी नहीं है. मतलब करेक्ट आंसर क्या है? मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स. जब स्टूडेंट्स मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछेंगे मतलब वो अटेंटिवली लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, और तभी तो जाके वो मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो टीचिंग है वो अच्छी है, इसीलिए स्टूडेंट्स मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस which are being asked in some of the exams. ठीक है, तो अब अब आपका क्या टास्क है? आपको सबसे पहली चीज तो कॉग्निटिव थियोरी के बारे में आपको पता करना है. ठीक है, और सेकेंड चीज जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपको आज जो भी हमने पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है. हर कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कीजिए. ठीक है, और अगर कुछ भी आपको नहीं समझ आता है कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. ठीक है, और अगर कुछ डाउट्स हो आप कल के सेशन में भी मुझे पूछ सकते हो. वी आर मीटिंग टुमारो अगेन at 11 AM with our next topic related to teaching aptitude. Okay, so see you tomorrow and happy learning.